हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। हिस्ट्री में हम लोगों ने इकोनॉमिक हिस्ट्री में अस्थाई बंदोबस्त पढ़ लिया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त हम लोगों ने पढ़ा था क्या था। ठीक है, आज हम लोग उसको जानेंगे, उसका परिणाम और प्रभाव। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर प्रश्न बन जाते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अस्थाई बंदोबस्त के प्रभाव। देखिए प्रभाव में क्या आप करेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का एक नियम आता है। ठीक है, कब? 1784 में। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का नियम आता है और इसमें यह बताया जाता है कि देखिए जमींदारों को लगान वसूलने की मान्यता दी गई। ठीक है, यानी पहली बार जमींदारों को लगान वसूलने की मान्यता अंग्रेजों के द्वारा कब दी गई? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, चूंकि देखिए क्या अंग्रेज चाहते तो क्या वो लगान नहीं वसूल सकते थे डायरेक्ट, लेकिन उनको आइडियाज़ नहीं था खेती का कि भारत में खेती कैसे किया जाता था। खेती करने का ना ही उनके पास साधन था और ना ही पर्याप्त मात्रा में उनके पास उतने अधिकारी थे। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने जमींदारों से संपर्क किया और जमींदारों से ये सब व्यवस्था जाना और ठीक है वहाँ पर क्या किया, एक नियम बनाया। ठीक है, एक नीति बनाई 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और उसमें जमींदारों को लगान वसूलने का प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप एगो क्वेश्चन बन गया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। लगान वसूलने की मान्यता जमींदारों को कब दी गई? तो 1784 में। ठीक है, चूंकि देखिए क्या होता है कि 1812 में, ठीक है 1812 में जमींदारों को इतना अधिकार दे दिया गया कि वो बिना न्यायालय के, कोर्ट के परमिशन के ही किसानों की संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है, कोर्ट के बिना परमिशन के, न्यायालय के बिना परमिशन के किसानों की संपत्ति जब्त कर सकती है और उसे नीलाम कर सकती है। ठीक है, वैसे में देखेंगे सूर्यास्त का नियम भी काफ़ी किसानों के लिए प्रभावपूर्ण रहा, क्योंकि जो किसान सूर्यास्त से पहले वो नहीं देते थे लगान, वैसे में व्यापारी, ठीक है व्यापारी या साहूकार जो वर्ग के थे वो लोग उस भूमि को खरीद कर और बहुत मतलब राजा बनने लगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए ये क्या था। ठीक है, देखिए लेकिन इसमें एक और बात आप बोलेंगे, देखिए किसानों को यहाँ तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से क्या हुआ कि ये लगान वसूलने की जो परंपरा है वो अस्थाई कर दिया गया और इसके जरिए उनकी साम्राज्य विस्तार और स्त्रीकरण में काफ़ी सहायता मिला। ठीक है, साम्राज्य विस्तार और स्त्रीकरण में। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एक और पॉइंट बनता है कि भारत के जो थे राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त, ठीक है राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त ने क्या किया है, उन लोगों ने कहा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को पूरे भारत साम्राज्य में लागू कर देना चाहिए। आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन दोनों ने कहा कि अस्थाई बंदोबस्त, क्योंकि अंग्रेजों के संपर्क में थे। ठीक है, और उन लोगों को अच्छा लग रहा था। क्यों नहीं लगेगा भाई, लगेगा ही जब आपको एक तरफ से बेनिफिट मिलेगा तो। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारत साम्राज्य में लागू कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई गई, फ्लाउड कमीशन। ठीक है, फ्लाउड कमीशन। ठीक है, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, फ्लाउड कमीशन 1945 में आता है। ठीक है, और इसमें जब इसकी जांच की गई तो आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय भी मतलब फेल हो गए। यहाँ पर वो लोग बोल रहे थे पूरे भारत साम्राज्य में लागू कर देना चाहिए, लेकिन जब फ्लाउड कमीशन आया 1945 में तो इसकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि अस्थाई बंदोबस्त में बहुत सारी खामियां थी, क्योंकि सरकार ने इसको जब लागू किया तो यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी कारण यह था फेल होने का, क्योंकि उसने रेट फिक्स नहीं किया। ऐसे में जमींदार जो थे उसका बहुत ही बुरी तरह से शोषण, दमन और अत्यधिक मूल्य पर क्या किया, रेट दर लगान वसूलना शुरू कर दिया, और जो कि बहुत ही काफ़ी उत्पीड़न हुआ था किसानों के लिए। ठीक है, तो इतना बोलेंगे, 2-3 पॉइंट था आप समझ गए। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और उसमें जमींदारों को क्या किया जाता है, लगान वसूलने का प्रावधान दिया जाता है। फिर 1812 में बिना न्यायालय के ही जमींदार जो हो गए किसानों की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं और नीलाम कर सकते हैं। वैसे में सूर्यास्त का नियम भी किसानों के लिए काफ़ी प्रभावपूर्ण रहा, क्योंकि ऐसे में आप देखेंगे साहूकार और व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो उनका ज़मीन खरीद कर और वो पूंजीपति बनने लगे। ठीक है, लेकिन
ये लोग समर्थक में थे आरसी दत्त, राजा राम मोहन राय, ठीक है। लेकिन फ्लाउड कमीशन में ये लोग भी फेल हो जाते हैं और 1945 के फ्लाउड कमीशन में बहुत सारी इसकी खामियां बताई गई, ठीक है। समझ गए, बस टू द पॉइंट और सिलेक्टेड पढ़ना है। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है उससे ज़्यादा क्या जरूरी है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है उससे जरूरी है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना है, दिशा से नहीं भटकना है, ठीक है। जो पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं जिस पोर्शन से वही पढ़ना है। बीपीएससी है, ठीक है, कोई इसमें क्या पढ़ना है ये सबसे बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग जानते हैं रैयतवारी व्यवस्था क्या थी, ठीक है। हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था और उसके प्रभाव को ही परिणाम बोला जाता है, ठीक है, उसे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये रैयतवारी व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। देखिए रैयत मीन्स क्या होता है, रैयत मीन्स होता है किसान, ठीक है, किसान, समझ गए। या सिंपल भाषा में बोले रैयतवारी व्यवस्था का बात बोला जाए तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, किसानों का सरकार के साथ, किसानों का सरकार के साथ सीधा संपर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि रैयतवारी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे किसान, ठीक है, किसानों का सरकार के साथ सीधा संपर्क, सिंपल भाषा में, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, फिर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए 1792 में, ठीक है, 1792 में कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा यह व्यवस्था, एक जिला था बारामहल, ठीक है, बारामहल, वहां पर इसे लागू किया गया, ठीक है, वहां पर इसे लागू किया गया, ठीक है। फिर 1820 में इसे बम्बई में लागू किया जाता है, ठीक है, बम्बई में। फिर 1825 में इसे दक्कन क्षेत्र, संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है, ठीक है, संपूर्ण दक्कन क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ इसका हिस्सा असम में भी चला जाता है, कुर्ग क्षेत्र में भी चला जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट थे, ये सब पॉइंट है जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये भाई क्या था रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है। आपने अस्थाई बंदोबस्त पढ़ लिया, ठीक है। क्या था अस्थाई बंदोबस्त में, जो सरकार थी उसने इसे अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया, लेकिन वहाँ पर उसकी कमी थी कि उसने इसमें रेट फिक्स नहीं किया। ऐसे में जो जमींदार वर्ग के लोग थे वो क्या किए, किसानों से एक उच्च मूल्य पर लगान वसूलना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या हुआ, किसानों का बहुत ही दमन और उत्पीड़न होने लगा। तो सरकार को जब यह बात पता चला तो उस अस्थाई बंदोबस्त को उसने समाप्त कर रैयतवारी व्यवस्था लाया, यानी किसानों का प्रत्यक्ष रूप से वो लगान जमा करेंगे, किसान प्रत्यक्ष रूप से लगान जमा करेंगे, यानी किसानों का सरकार के साथ सीधा संपर्क होगा। अब लगान जमा करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, वो खुद जितना लगान सरकार ने निर्धारित किया है वो टैक्स ऑफिस में जाकर खुद जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके प्रभाव बहुत ही बुरे पड़ जाते हैं। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य में आप लिखेंगे, उद्देश्य में क्या लिखेंगे, देखिए सरकार का उद्देश्य क्या था रैयतवारी व्यवस्था लागू करने का। सरकार का उद्देश्य ये था कि देखिए अस्थाई बंदोबस्त में जो जमींदार थे वो सरकार को लाभ देने के बजाय खुद अपने पूंजीपति हो गए, ठीक है। टैक्स वसूलना था 10 रुपया तो वसूलते थे 50 रुपया, ठीक है। ऐसे में सरकार की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी हानि हुई, सरकार को काफ़ी दयनीय स्थिति में सरकार चली गई, ठीक है। सरकार ने देखा कि जो जमींदार हैं वो तो काफ़ी पूंजीपति वर्ग बन गए हैं, काफ़ी पूंजीपति हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सरकार ने ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए रैयतवारी व्यवस्था लाई। लेकिन देखिए इसके प्रभाव में भी हम देखेंगे कि सरकार ने वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रभाव इसका काफ़ी गलत रहा, ठीक है, क्योंकि सरकार ने जबरन किसानों से उत्पादन करना शुरू करवा दिया, ठीक है। अगर जो सरकार थी, सरकार अगर किसान को भूमि का पट्टा देती थी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो देखिए आ रहा है ना, ठीक है। देखो
जो सरकार थी, ठीक है, जो सरकार थी वो क्या करती थी, भूमि का पट्टा किसानों को देती थी, ठीक है। भूमि का पट्टा दे रही है तो क्या कर रही है कि वो निर्धारित समय उसने तो फिक्स कर दिया है कि आपको निर्धारित समय में क्या करना है, लगान देना है, ठीक है, क्या करना है, लगान देना है। अगर आप नहीं देंगे तो वो भूमि का जो पट्टा सरकार ने दिया है खेती करने के लिए, वो आपको भू संपत्ति से वंचित कर देगी, आप अगर वो निर्धारित समय में नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था उसका प्रभाव, ठीक है। क्योंकि वास्तविक रूप से सरकार ने बाद में क्या किया, किसानों से जबरन उत्पादन करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। भूमि का पट्टा देती थी और फिक्स कर दिया कि आपको इतना, अगर 5 टन है तो 5 टन आपको कट्ठे के हिसाब से आपको उत्पादन करना है, ठीक है। और ऐसे में तो ना ही उतने संसाधन थे किसान के पास, और नहीं, क्योंकि जो वो प्रोडक्शन करते थे किसान, वो सारा क्या करते थे, वो अंग्रेज ले लेते थे। तो ऐसे में तो बहुत ही समस्या हो रही थी, और इस सिचुएशन में किसान जो थे वो कृषक से दास बनने लगे, ठीक है। तो ये था बहुत ही सिंपल पॉइंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट और सिलेक्टेड में मैंने बताया, ठीक है। ज़्यादा दिशा से उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। पीटी है, पीटी में एकदम सिलेक्टेड चीज़ें ही मांगता है, इधर उधर नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका प्रभाव, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, इस व्यवस्था में ब्रिटिश भूभाग का हिस्सा कितना था। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भूभाग का हिस्सा जो था वो कितना था, 51%, ठीक है। कितना था, 51% था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, 51% था, ठीक है। जो लगान का जो भूभाग का हिस्सा होगा वो कितना होगा, 51%। आप समझ लीजिए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। समय की बात करें, समय कितना फिक्स किया गया, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो समय का जो सीमा था वो 30 वर्षों के लिए किया गया था, ठीक है, 30 वर्षों के लिए। क्योंकि प्रत्येक 30 वर्षों पर क्या किया जाएगा, इसका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि 30 वर्षों मतलब हमेशा के लिए हो गया, मतलब 30 वर्षों पर प्रत्येक इसका क्या किया जाएगा, पूर्ण निर्धारण किया जाएगा। कि फिर अगर मान लीजिए 1/3 इसमें रेट दर है, 1/3% निश्चित दर फिक्स की गई है, तो ये जरूरी नहीं है कि 1/3 रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो और भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार देखिए कितनी मतलब कैसे शोषण किया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक हिस्ट्री बर्बाद कर कर रख दिया। भारत की कितनी संपत्ति थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय, ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था जो थी सरकार को बिचौलियों को खत्म करना था। सरकार की आय में बहुत कमी हुई थी अस्थायी बंदोबस्त में, इसलिए इस व्यवस्था को सरकार अपनी आय में वृद्धि के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो हम छोटे छोटे वीडियो में आप बोर भी नहीं होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, और पैशन बना लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि इस बार हमें करना है तो करना है, ठीक है, और अच्छा से पढ़ाई करना है, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त, ठीक है। मिटा दे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, पढ़ाई करना है, ठीक है। तब आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो में मिलिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।